Now again we have to talk about the French society during the late 18th century. 18वीं शताब्दी में क्या कंडीशन थी, हमें इसके बारे में जानना है। तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, उसको मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि 1774 में बॉर्बन फैमिली का एक किंग था जिसका नाम था लुई 16। इसको हिंदी में बोलते हैं लुई 16। गद्दी पे बैठा, इसकी उम्र मात्र 20 साल थे। ही वॉज ओनली ऑफ 20 ईयर्स। उसकी जो शादी हुई वो एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, नाम था मैरी एंटोनीटी। जब वो गद्दी पे बैठा, जब वो एक सेशन हुआ उसका, तो उसने पाया कि खजाना से खाली है। ट्रेजर जो था वो पूरी तरह से खाली था। क्यों खाली था? बहुत सारे कारण थे। पहला कारण था कि लंबे दिनों से युद्ध हो रहा था। किससे हो रहा था? तो ब्रिटेन से इनका हमेशा कंटिन्यूटी में युद्ध चलता था। आप देखेंगे तो पूरा एक हिस्ट्री है इसका कि हुए हैं फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। तो एक की वजह से जो फाइनेंशियल कंडीशन जो है बद से बदतर थी। आगे कहता है दूसरा, बहुत खर्चीला जो है दरबार था। इसके खर्च को मेंटेन करने के लिए खजाने खाली हो चुके थे। ये कहाँ पे था? वर्सेलीज में था, और ये एक इमेंस पैलेस में था, भव्य से पैलेस में। अब कहता है कि जब लुई 16 बैठा गद्दी पे, तो इसने अमेरिका की 13 कॉलोनियों की मदद की आजाद होने में। इन दोनों का एक कॉमन शत्रु था, नाम था ब्रिटेन। ब्रिटेन के लिए ये दोनों कॉमन शत्रु थे। आगे कहता है कि चूंकि युद्ध हुआ, इसकी वजह से 1 बिलियन जो है इनके ऊपर कर्ज तो था ये, और ये बढ़ कर करके 2 बिलियन लीवर्स हो गया। अब लीडर्स क्या करते थे, जब उन्होंने देखा तो अपने जो उनके जो इंटरेस्ट थे उसको 10% बढ़ा दिया। अब फ्रेंच गवर्नमेंट को क्या करना था? ये मजबूर हो गई कि अपने बढ़ते हुए खर्च को मेंटेन करे, और इसके लिए उसने क्या किया? बजट को उसने बढ़ाना शुरू किया। आगे कहता है एक खर्च और था, और उसका रेगुलर आर्मी का खर्च, यानी टू मेंटेन अ रेगुलर आर्मी द किंग हैड टू पे रेगुलर सैलरी द फैसिलिटीज दैट हैड टू बी गिवन, जो दिए जाने थे टू द सोल्जर्स, सैनिकों को। तो एक खर्च था, और अगला खर्च था टू रन द गवर्नमेंट स्मूथली द अमाउंट हैड टू स्पेंड, पैसे खर्च करने थे। इसके बाद क्या है? ये इवन द मेजर्स सफिशिएंट, हालांकि उसने बहुत सारे कदम उठाए लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, सफिशिएंट नहीं था। आगे कहता है इस लाइन में देखिएगा, फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। फ्रेंच सोसाइटी ये 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। वर्ड है आपका स्टेट्स, ESTATES, स्टेट्स, यानी ये 3 वर्गों में विभाजित थी। आ रही बात समझ में? देखना कितना कमाल का स्टेट था। आप देखो क्या कंडीशन वहां थे। तो देखो ये रियासत जो थी ये तीन तीन जो है टुकड़ों में विभाजित थी। यानी जागीर आप कह सकते हो, स्टेट का मतलब जो जागीर है वो 3 भागों में विभाजित थे, 3 स्टेट्स में। आगे ये कहता है कि द ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस, जो अकेले एकमात्र जो स्टेट जो टैक्स जमा करती थी वो थर्ड स्टेट थी। आपके राइट साइड में देखो एक पूरा बना हुआ है, ठीक है?
एक डायग्राम बना हुआ है। ये पहला जो स्टेट है वो क्लर्जी का होता है, ठीक है। क्लर्जी, CLERGY, CLERGY। GY। हाँ, ये क्लर्जी कौन होते हैं तो आप जानो, इनको बोलते हैं पुरोहित वर्ग। हिंदी में लिख लो, पुरोहित वर्ग, या इसको बोलोगे तुम पादरी, ठीक है। ये पहला स्टेट था। आप जानते हो ना, हमारे समाज में भी हिंदू फैमिली में जो सबसे ऊपर रखा गया है किसको, ब्राह्मण को रखा गया है। आ रही बात समझ में ना। करते क्या है, यस। आपको पूजा की विधि बताते हैं, पूजा कराते हैं, और आपके घर पे कभी इनवाइट किया जाए तो आराम से खाएंगे पिएंगे रहेंगे, और उसके बाद जाते हुए कुछ पैसे भी ले जाते हैं, ठीक है। एंड दे हैव नॉट टू पे टैक्सेस। कभी आपने सुना है कि कोई जो है, जो इस तरह से इनकम हो पूजा के जरिए से, उसका उन्होंने कभी टैक्स जमा किया हो, ये तो ये पहला स्टेट था पादरी वर्ग का। इनको पैसे वैसे चुकाने नहीं होते थे। दूसरा वर्ग था नोबिलिटी। नोबिलिटी, NOBILITY। ये जो नोबिलिटी जो है इसको बोलते हैं अभिजात्य वर्ग। अभिजात वर्ग, बड़े लोग होते हैं ये लोग, बड़े। हाँ, बड़े लोग होते हैं, अभिजात वर्ग के लोग होते हैं, बड़ी जातियों वाले होते हैं। देखो, हमारे हिंदुइज्म में 4 वर्ग किए गए। क्या क्या किया गया, पहला जो रखा गया वो हुए जिसे कहते हैं ब्राह्मण। दूसरा स्थान दिया गया क्षत्रिय को, और तीसरा होता है वैश्य, और चौथा होता है शूद्र। ये चार चार जो है ये समाज का वर्गीकरण था। तो आप जानते हो, पंडित जी लोगों को नहीं चुकाना होता था, कुछ भी टैक्सेस नहीं देना होता था। टैक्सेस लेता कौन था, किंग लेता था टैक्स। किंग होता का किस से था, तो जनरली जो किंग्स होते थे वो क्षत्रिय वर्ग से होते थे। ये कुलीन वर्ग होते थे, कलर्जी होते थे, इनको नॉबिलिटी बोलते, सॉरी, इनको नॉबिलिटी बोलते हैं, अभिजात्य वर्ग। ये टैक्स लेने वाले होते थे, ये टैक्स देते नहीं थे। कौन नहीं देता था, पंडित जी लोग नहीं देते थे। जो क्षत्रिय होते थे, नॉबिलिटी, ये टैक्सेस नहीं देते थे। और टैक्स देता कौन था, तो देखो, जो बनिया वर्ग होता था जिसको वैश्य बोलते हैं, या छोटे तबके वाले किसान कृषक जो थर्ड स्टेट्स में थे, इन्हीं को देना पड़ता था। समझ में आ रहा है। तो थर्ड स्टेट्स में कौन कौन आ जाता, टैक्सेशन देते थे। जो बड़े बिजनेसमैन थे उनको टैक्सेस देना होता था। मर्चेंट से, जो व्यापारी थे उनको देना होता था। कोर्ट ऑफिशियल से, और जो दरबार के जो अधिकारी होते थे उनको देना होता था लॉयर्स, और जो वकील होते थे उनको टैक्सेस देने होते थे। और किसे देना होता था, पीजेंट्स को, आर्टिशियंस को, कारीगर। यहाँ पीजेंट्स का मतलब किसान, आर्टिशियंस का मतलब कारीगर। जो कारीगर होते थे उनको जो है क्या देना होता था, टैक्सेस जमा करने पड़ते। वर्ड है आर्टिशन, लिख लीजिएगा आप लोग, वरना हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है। ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं कारीगर। कारीगर समझ में ना, जो कारीगर होते थे अलग अलग उनका काम होता था। छोटे, अगर उसके बाद सबसे लास्ट में आते थे स्मॉल पीजेंट से, लैंड लेस लेबर, भूमि हीन जो मजदूर थे वो, और सर्वेंट से नौकर। सोचो कि जिनके पास खुद पैसा नहीं है वो टैक्स जमा करते है ना, कमाल की बात। जो धनी वो टैक्स नहीं देगा, जिसको खाने पीने के मजे हैं
मुफ्त में सारी चीजें मिल रही हैं, उनको टैक्स नहीं देना। टैक्स देगा कौन? जो फटे हाल है, बुरा हाल जो है, उसको टैक्सेस देना है। आगे देखो क्या कहता है, द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ पेड्यूल सिस्टम। आपका वर्ड है पेड्यूल सिस्टम। पेड्यूल का मतलब होता है जागीरदारी व्यवस्था। ठीक है, जो सामंत होते थे, जागीरदार होते थे। पेड्यूल का मतलब लिख लेना, जागीरदार या सामंत होते थे। इनका काम क्या होता था? ये जैसे हम लोग के यहाँ जमींदार बड़े बड़े स्टेट्स जमीनें रखते हैं, इनके अंतर्गत बहुत सारे लोग होते थे। लठैत भी रखते थे, लाठी लेकर के मारना पीटना इनका काम था। कहते हैं द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फेड्यूल सिस्टम। ये जो सोसाइटी, ये जो स्टेट की जो सोसाइटी यानी समाज थी, वाज पार्ट ऑफ फेड्यूल सिस्टम। ये हिस्सा था सामंतवादी व्यवस्था का। दैट डेटेड बैक मिडिल एजेस, वो मध्य युग से चला आ रहा था। ठीक है, ये मध्य युग, मध्य काल से, मिडिल एजेस से इनका जो है ये व्यवस्था, ये सिस्टम चल रहा था। कहता है कि द टर्म ओल्ड रेजिम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। 1789 से पहले का जो सोसाइटी, जो समाज थे या जो इंस्टीट्यूशन थे, उन्हीं को कहा जाता है ओल्ड रेजिम। ठीक है, यानी पुरातन व्यवस्था। रेजिम का मतलब होता है आपका, वर्ड लिख लेना, शासन पद्धति। ठीक है, यस सर। यानी पुरानी जो है शासन पद्धति का मतलब है कि वो कब से कब की होनी चाहिए? 1789 से पूर्व की शासन व्यवस्था थी। आगे कहता है फिगर 2 आप देखना, शोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। ये किस तरह से फ्रेंच सोसाइटी जो है व्यवस्थित था, इसका संगठन किस प्रकार का था। कहता है मेड अप अबाउट 90%। करीब जो पीजेंट्स थे, किसान कितना थे? ये करीब 90% किसान थे ऑफ दी पॉपुलेशन। पूरे पॉपुलेशन का 90% किसान। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड। इनमें से बहुत कम लोगों के पास अपनी जमीनें थी। दे कल्टिवेटेड, जिस जमीन पे वो कृषि करते थे उनमें से बहुत कम ऐसे थे जिनकी उनकी अपनी जमीनें थी, वरना सारी जमीन किसकी होती थी? जैसे नोबिलिटी वर्ग के जितने भी लोग थे उनकी जमीनें होती थी। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स। ये जो नोबल्स थे, कुलीन वर्ग के लोग, इनके पास जमीनें कितनी थी? 60% जमीन थी। द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। कहता है 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबल्स, द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट। यानी ये 60% में कौन कौन शामिल था? तो ये नोबल्स शामिल थे, चर्च के लोग शामिल थे, और जो थर्ड स्टेट के जो धनी लोग थे। ठीक है, धनी लोग, इन्हीं के पास ये सारी जमीनें थी। 60% जमीनें इन्हीं के पास थी। आप ये समझ सकते हो कि क्या हालत थी। 90% किसान, उसमें से किसानों के पास बहुत कम जमीनें, ज्यादातर जमीनें नोबिलिटी के पास, जो कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग के लोग थे उनके पास। बाकी का हिस्सा चर्च के पास, और उसमें से कुछ जो बचा हुआ था वो कुछ धनी लोग थे थर्ड स्टेट के, उनके पास। आप समझ सकते हो 40% लोग ही टैक्सेशन, यानी 40% से टैक्सेशन आता।
The members of the first two estates, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges. Privileges का मतलब होता है विशेषाधिकार, लिख लेना, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, पेंसिल से लिख लिया करो। तो इनके पास क्या विशेष अधिकार था और कब से था? बाय बर्थ, यानी जैसे पैदा हुए। आपने सुना ना, पंडित जी का बच्चा अगर छोटा भी हो तो लोग कहते हैं पंडित जी प्रणाम, कहते हैं ना, पंडित जी पैर, छोटा बच्चा है, बूढ़े लोग हैं तो भी करते हैं। इनको जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त है। अभी ऐसा हुआ है अमन तुम्हारे साथ कि कोई बूढ़ा 80 साल का व्यक्ति आकर के तुम्हारे पैर को छू के कहे अमन जी प्रणाम? नो सर, नहीं होता ना। लेकिन जिन्हें अगर तुम प्रिंस होते, कोई राजकुमार होते, कोई राजा के घर में पैदा हुए होते तो शायद ये विशेष अधिकार तुम्हें मिलता। फ्रेंच सोसाइटी था, जो नोबिलिटी वाले थे, वो छोटे बच्चे भी हो, बड़े हो, चाहे कोई भी हो, बूढ़ा हो या जवान हो, उनको सलाम करना ही करना। ठीक है, तो ये कहता है the most important of this was exemption from paying taxes to the state. इनको जो सबसे ज्यादा जो है प्रिविलेज मिला था, विशेष अधिकार था, वो सभी तरह के टैक्स से इनको छूट मिली हुई थी। They were completely exempt. Exemption का मतलब होता है यानी छूट हो जाना। लिख लो, exempted यानी मुक्त करना, इनको मुक्ति मिली हुई थी। They had not to pay taxes. समझ में आ रहा है ना? Yes sir. इनको पैसे वैसे नहीं चुकाने होते थे। कितना भी पैसा घर में आ जाएगा, इनकम टैक्स वालों का छापा नहीं पड़ने वाला। ठीक है, फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, इनको स्टेट राज्य को पैसे नहीं चुकाने होते थे। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फेडरल प्रिविलेजेस, और उसके बाद जो नोबल्स होते थे, जो सम्मानीय वर्ग के लोग होते थे, उनको सामंतवादी विशेषाधिकार प्राप्त था। यानी फेड्यूल सिस्टम के अंतर्गत इनको फेड्यूल प्रिविलेजेस मिले हुए थे। दीज इंक्लूडेड फेड्यूल ड्यूज, इसमें शामिल था क्या कि इनको फेड्यूल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, इनके पास एक व्यवस्था क्या थी, किसानों से ये टैक्स लेते थे। जैसे मान लो कि तुम कोई सामंत हो, जागीरदार हो, तुम्हारे खेतों में बहुत सारी खेती हो रही है, बहुत सारे किसान हैं, आप हंटर लेके गए, घोड़े पे बैठे हुए हैं, और आपने कहा कि किसान ठीक है, तुम्हारे खेत में अनाज हुआ है, इसका इतना हिस्सा मुझे चाहिए। ठीक है, आपने उसको ले लिया, लेकिन जब आपने ले लिया उसमें से एक हिस्सा भी आपको स्टेट को नहीं देना था। ये था इनका फायदा। समझ में आ रहा है? Yes. They had not to pay feudal dues to the king, even or any, यहाँ तक एक अठन्नी, एक चवन्नी भी राजा को नहीं देना था। ये था सामंतवादी, ठीक है, प्रिविलेजेस, अधिकार। कहता है कि peasants were obliged to render services to the lord. जो पीजेंट थे ये मजबूर थे, ऑब्लाइज्ड थे टू रेंडर। वर्ड है आपका रेंडर, RENDER। रेंडर का मतलब होता है देना या अर्पण करना। लिख लो, अर्पण करना, समर्पित करना। यानी वो टैक्स तो देंगे ही, इनको सेवा भी करनी होती थी। Yes. टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड से, जैसे मैंने जमीनें कुछ दे दी अपने जागीर में रहने वाले कुछ लोगों को, चलो ये जमीन है, इस पे कृषि करना,
इतना लेकिन तुमको टैक्स देना होगा। हाँ, याद रखना, जब तुम्हारा कृषि खत्म हो जाए तो हमारी जमीनें खाली हैं, इसके आगे काम करना, पैसे नहीं मिलेगा। आज जब फुर्सत में रहना तो घर पे आके सफाई भी करना, ठीक है। ये था सिस्टम, ये थे जागीरदार लोग। जागीरदार लोग करते क्या थे, किसान थे, उनसे टैक्स भी लेते थे, उनसे काम भी कराते थे, घर पे भी और खेतों में भी। To work in his house and fields, to serve in the army or to participate in building roads। उनसे क्या क्या काम कराते थे, पहले तो अपने घर में अपने खेतों में कराते थे। उसके बाद अगर बाय द वे कहीं अगर लड़ाई हो गई किसी से, बगल वाले जागीरदार से, या कहीं और जाना है युद्ध लड़ने के लिए, तो कह दिया कि ऐसा है कि सब लोग तैयार हो जाइए, लड़ने चलना है, ठीक है। आर्मी में भी सर्विस लेते थे, और अगर कोई रोड वोड बनवाना है तो उसमें भी उनसे काम करवाते थे। तो दिस वाज द स्पेशल privileges given to the nobility state, noble state। आगे कहता है द चर्च who extracted its share of taxes called tithe। इसको बोलते हैं, चर्च भी क्या करता था, ये भी टैक्स वसूलता था, जिसका नाम था टाइथ। फ्रॉम द पीजेंट्स, किसानों से लेता था। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। अब देखो, थर्ड स्टेट वाले थे, उनको कहाँ कहाँ टैक्स देना है, सुनना ध्यान से। तुम्हारा ध्यान नहीं है सुप्रिया मेरी तरफ, और अमन का तो पता ही नहीं है, ध्यान से सुनना। थर्ड स्टेट किसको किसको पेमेंट देना होता था, पहले तो नॉबिलिटी को पेमेंट, टैक्स वहां चुकाएंगे, ठीक है। फिर चर्च वाले आते थे, चर्च वाले भी टैक्स लेते थे, और उसके बाद क्या होता था, राजा को भी टैक्स देना होता था। समझ सकते हो, तेरा टैक्स उनको देना पड़ता था, 3 गुना टैक्स देना होता। आगे देखो इनका क्या कहता है, These include a direct tax। इसमें एक डायरेक्ट टैक्स शामिल था जिसको टैली बोलते थे, एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और उसमें बहुत सारे जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस भी शामिल थे, which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco। जो हर दिन का जो उपयोग किया जाने वाला जो चीज होता था उसके ऊपर टैक्स लिया जाता था। डू यू पे टैक्स सुप्रिया, डू यू पे टैक्सेस? यस सर। हाँ, कैसे टैक्स देती हो तुम? सर जैसे हम दुकान में कुछ खरीदते हैं तो उससे भी हम लोग कुछ टैक्स पे करते हैं। जी, आप वैसे भी टैक्स देते हैं। आप अगर यस। थोड़ी देर के लिए सोचो कि आप अगर पढ़ने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्टडी इन फॉरेन कंट्री, इफ यू हैव टू पे समथिंग, you have to pay some taxes। अगर बाय द वे आप मान लेते हैं 5 लाख रुपया एक्सपेंस कर रहे हो अपने स्टडी पे, वहां भी टैक्सेस रहेगा। आप अगर अपने कपड़े खरीद रहे हो वहां भी टैक्स देना। ये सब डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस कौन सा हो गया, डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है कि आपने इनकम टैक्स दिया, ठीक है। टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। लेकिन आप जो गए होटल में खाना खाने के लिए, और जब बिल थमाया गया तो पता चला 18% जीएसटी आपको देना है। यस। आया 50 रुपए का बर्गर, और उसमें आपका 9 रुपया और जोड़ दिया गया, ठीक है। यानी 59 रुपया, 50 रुपये का बर्गर में 9 रुपया और फालतू का ऐड किया गया, आपको अब 59 रुपया चुकाना है। तो ये इनडायरेक्ट, the burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third states alone। जो बर्डन था, जो बोझ था, भार था, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट जो था, राज्य था, उसके वित्तीय जो क्रियाकलाप थे, उसके बोझ को वहन करना पड़ता था
to taxes was borne by the third state alone, यानी तीसरा स्टेट जो था सिर्फ यही टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त करता था, और दो लोग तो बाकी बहुत आनंद में थे, बहुत मजा था उन लोगों को। दे हैड नॉट टू पे टैक्स, बस खाना है और टैक्स वसूलना है और मौज मस्ती करना है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता था। थर्ड स्टेट वाले मरते थे। आप देखो यहाँ लीवर है, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794, 1794 में कर दिया गया। क्लर्जी ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद ए स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, इनको क्लर्जी कहते हैं, ठीक है। टाइथ जो बोलते हैं टैक्स लेविड बाय द चर्च, एक ऐसा टैक्स जो चर्च के द्वारा लगाया जाता था, ये करीब 1/10 होता था, 1/10 हिस्सा होता था। कितना? जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था, मान लेते हैं किसी किसान के पास 100 क्विंटल हुआ, तो उसका 10 क्विंटल वो क्या करेगा, उसको चर्च में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा होता था टेले टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, ये स्टेट को अदा करना होता था टैक्स। समझ में आ रहा है ना? अब आ जाओ अपने पेज पर, नेक्स्ट पेज पे। यहाँ देखो एक फिगर बना हुआ है, बहुत खूबसूरत सा फिगर है, मैसेज भी है। देखो एक बंदा बैठा हुआ है, गद्दी पे बैठा हुआ है, उसके ऊपर एक स्पाइडर बना हुआ है, उसमें एक स्पाइडर है, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ठीक है। और उस स्पाइडर के सामने एक कीड़ा बना हुआ है, एक इंसेक्ट है, दिखाई दे रहा है। एक ये व्यक्ति Yes, है, उसके सामने एक व्यक्ति है, ये स्पाइडर के रूप में इसको दिखाया गया है, और ये जो पीजेंट है इसको एक इंसेक्ट के रूप में दिखाया गया है, यानी जकड़ में है, ये फंसा हुआ है, जा नहीं सकता, ठीक है। देख रहे हो ना? ये लेकर के आया, अनाज भी दे रहा है, फल वल मूल भी दे रहा है, और साथ में पैसा भी चुका रहा है। तो इसकी हालत देखो, और इस बंदे को आराम से कुर्सी पे बैठा हुआ है और सारी चीजें इसके पास आ रही हैं, ठीक है। द नोबल मैन इज स्पाइडर, द पीजेंट द फ्लाई, और पीजेंट क्या है? वो फ्लाई है, मक्खी है। समझ में आ रहा है? द मोर द डेविल है द मोर है ही वांट्स, जितना राक्षस के पास होता है वो उतना ही ज्यादा चाहता है। जो डेविल्स होते हैं उनके पास उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती, समझ में आ रहा है ना? जितना उनको मिलेगा उतना चाहत बढ़ती जाएगी, ठीक है। द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ठीक है। दिस पुअर फेलो, ये जो गरीब बंदा है व्यक्ति, ब्रिंग्स एवरीथिंग, हर चीज लाता है, ग्रेन फ्रूट्स सैलेड, द फैट लॉर्ड सिट्स देयर, और फैट जो लॉर्ड है, मालिक है, वो बैठा रहता है रेडी टू इन सारी चीजों को लेने के लिए। he does not even base it लुक, यहाँ तक कि वो एक आभारी वाला लुक जो है, दृष्टिकोण भी नहीं रहता है। अब ये बैठा हुआ है, तुम ला करके दे रहे हो, कृतज्ञ भी नहीं है कि तुम ला के मुझे दे रहे हो। हमने अच्छा रख दिया, ठीक है। ऐसा artist has put the nobleman as the spider and the peasant as the fly, आपको एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों उसने दिखाया, क्या वजह रही होगी। तो दिस इज वी हैव टू डू। अब देखो स्ट्रगल टू सर्वाइव, संघर्ष जीवन के लिए। देखना क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 20 इन 1900 लिखा हुआ सर। अमन, यस सर। यार बोला तो क्या कर रहे हो? क्या लिखा हुआ है? द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 7, कितना क्या लिखा है? 1711 है कि 13 है? 15 है सर 15 है।
15 है, तो वही तो पूछ रहा हूँ ना, यहाँ मीठा हुआ है मेरे में। तो ये कहता है कि जो पॉपुलेशन जो था फ्रांस का, ये करीब रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789, यानी 1715 में Yes. 23 मिलियन इसका, ठीक है, 23 मिलियन जनसंख्या थी। और मात्र कितने सालों में, 89 से आप 15 को माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा आपको, यानी 74 ईयर्स में ये कितना 5 मिलियंस करीब में बढ़ गया, ठीक है। इसकी जनसंख्या कितनी थी? 5 मिलियंस। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। इसने क्या किया, इसकी वजह से फूड ग्रेन्स की मांग में जो है बहुत तेजी से विस्तार हुआ, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, और जो प्रोडक्शन था अनाज का, उत्पादन जो था, कुड नॉट कीप पेस, वो रफ्तार बना नहीं सका विद द डिमांड, यानी मांग के हिसाब से इसकी जो है तेजी नहीं आई प्रोडक्शन में। तो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट, जो प्राइस था ब्रेड का, जो मुख्य आहार था, वर्ड है स्टेपल, लिख लो स्टेपल, लिख लो, ठीक है। मुख्य लिखना है, स्टेपल डाइट का मतलब मुख्य आहार, मुख्य भोजन था। ऑफ द मेजॉरिटी, जो अधिकांश लोग थे उनका ये मुख्य आहार था, वो रोज रैपिडली, वो तेजी से बढ़ा। देखो हमारे यहाँ रोटी जो है ना घर में बनाई जाती है, इंडिया से बाहर रोटी जो है मार्केट से खरीद करके आती है। यस सर। सब्जी बना लिया, गए मार्केट से रोटी खरीद करके ले आए और काम चल रहा है। आप बाहर रोटी बनाने का झंझट नहीं है, मार्केट से ही खरीदा जाता है। तो ये तेजी से बढ़ा रोटी Yes. का दाम। आगे कहता है मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स, ज्यादातर जो श्रमिक थे, कामगार थे, वो मजदूरों के रूप में एम्प्लॉय थे, ठीक है। वो मजदूरी करते थे इन वर्कशॉप से, जो वर्कशॉप थे उनमें। वो ओनर फिक्स देयर वेजेस, जिन्होंने, जिनके मालिक ने क्या किया था, उनके मजदूरी को फिक्स कर रखा था। यानी थोड़ी देर के लिए सोचो कि किसी ने अपने मजदूरी को फिक्स कर दिया गया कि 100 रुपया तुमको मिलेगा महीना में, लेकिन महंगाई तो फिक्स नहीं है ना। अभी गैस का दाम बढ़ गया, अभी पेट्रोल का दाम बढ़ गया, सब्जियों का दाम बढ़ गया, अनाज का दाम बढ़ गया। 100 रुपये में घर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। ये फिक्स है और वो फिक्स नहीं है। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, मगर मजदूरी जो है वो उन्होंने अपनी रफ्तार नहीं बनाई जो बढ़ते हुए दाम से, दाम के साथ। तुम भी ले लो, मजदूरी नहीं बढ़ नहीं खाएंगे उतना। तो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, इस तरह से गरीबों और अमीरों के बीच का जो गैप था वो बढ़ गया, ठीक है, वो बढ़ता गया। थिंग्स बिकेम वर्स, और चीजें बुरी होती चली गई, ठीक है। व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, अभी हमको अनमोल किया था। हेल का मतलब होता है बर्फबारी, जब भी आए और इससे हार्वेस्ट यानी जो कृषि वो खराब हुई तो और हालात बद से बदतर हो गए। इस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जिसकी वजह से एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो है उत्पन्न हुआ। समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम, पुराने व्यवस्था के अंतर्गत ये लगातार होता रह रहा था। क्राइसिस का मतलब होता है आपको कमी होना, ठीक है। क्राइसिस का मतलब क्या होता है? संकट। आरी को समझ में ना। और सब्सिस्टेंस का मतलब होता है, वर्ड लिख लेना, सब्सिस्टेंस, गुजर बसर, यानी ये जो क्राइसिस, खाने पीने का जो चीजें जो था वो धीरे धीरे कम होता गया। हमारी बात समझ में ना।
तो इतना मैंने आज पढ़ा दिया है, रेस्ट विल बी डन टुमारो. ओके, यू अगेन Yes. do the question that I already have given to you. Bye. Goodbye. Bye, sir.